नमस्कार। मैं खुशबू श्रीवास्तव 12वीं कक्षा के हिंदी इलेक्टिव की पुस्तक अंतरा के काव्य खंड से रघुवीर सहाय की कविता वसंत आया की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। लेकिन इस कविता की व्याख्या करने से पहले रघुवीर सहाय की जीवनी जान लेते हैं। मैंने आपके साथ एनसीईआरटी की साइट से ली गई अंतरा बुक की पीडीएफ साझा की है। अपने रेफरेंस के लिए आप इस पुस्तक का पीडीएफ देख सकते हैं। और अब आइए जानते हैं रघुवीर सहाय के जीवन के बारे में। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। हालांकि रघुवीर सहाय ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है, लेकिन हिंदी पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी जितनी अंग्रेजी पर थी। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादन से भी जुड़े और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का भी संपादन किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखे हैं, जिससे उनकी कविता संग्रह ही नहीं अपितु ऐसी गद्य रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं जिनसे उनकी विवेचनात्मक और रचनात्मक लेखन पूरी तरह से निखर कर सामने आई है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है। कवि अपने अनुभवों को ही साझा नहीं करता अपनी कविताओं के माध्यम से, बल्कि जन जीवन अपने अनुभव को जन जीवन से जोड़कर कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है। वे सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध की कविता में व्यक्त करते चलते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि की का सर्जनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छिपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। एक सामान्य सी अखबार की खबर देखकर हम उस खबर को खबर के रूप में देखते हैं, लेकिन उस खबर से कितनी पीड़ा होती है उसको महसूस करना, उसको अनुभूति करना खबरों का दायित्व नहीं, अपितु उस पीड़ा और उस दुख को अभिव्यक्ति देना कविता का दायित्व है। और कविता के इसी दायित्व का निर्वाह रघुवीर सहाय अपनी कविताओं में करते हैं। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया है। एक तो वे कवि और दूसरे पत्रकार, पत्रकार की भाषा और कवि का भाव मिलकर उनकी काव्य भाषा को एक नया रूप देती है, जिसके कारण रघुवीर सहाय अन्य कवियों से अलग दिखाई पड़ते हैं। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयासपूर्वक बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर सहाय ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जीवानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। हालांकि वृत्तांत कहानी का मूल स्वभाव है, विवरणात्मकता कहानी का मूल स्वभाव है, लेकिन जब जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति वो करते हैं तो कविता की संरचना में वृत्तांत कथा की तरह वृत्तांत का उपयोग करते हैं और ये उनकी पहचान है। उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जान लें। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसी हंसो, जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय की रचनावली प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस जीवनी के बाद आइए जानते हैं कविता वसंत आया की भूमिका। इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, इस कविता का भाव क्या है। वसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आज अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। कविता
भले ही मनुष्य और प्रकृति के टूटते रिश्तों के बारे में अभिव्यक्ति देती है, लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। अर्थात मनुष्य है तो प्रकृति है और प्रकृति है तो मनुष्य का जीवन है। इस संबंध का टूटना मनुष्य के जीवन का संकट में पड़ना है और कवि इन्हीं टूटते रिश्तों को अपनी इस कविता के जरिए व्याख्यायित करता है। वसंत ऋतु का आगमन होता है और वसंत ऋतु का ये आगमन कवि को कैलेंडर से पता चलता है। प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों से अनुभूति नहीं होती, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य और प्रकृति के टूटते रिश्तों का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमण अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। मनुष्य प्रकृति में हो रहे इन परिवर्तनों की तरफ नजर भी नहीं डालता। वो निरपेक्ष भाव से इन सब परिवर्तनों को देखता है और प्रकृति के इन परिवर्तनों से उसे ये भी नहीं पता चलता कि प्राकृतिक परिवर्तन किस वजह से है, क्या कारण है, कौन सी ऋतु का आगमन हो रहा है और कौन सी ऋतु का गमन हो रहा है। इन सारी परिवर्तनों से मनुष्य जो है निरपेक्ष बना रहता है। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली ऐसी व्यस्ततम है कि मनुष्य प्रकृति की ओर नजर उठाकर भी नहीं देख पाता। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज अर्थात तद्भव शब्दों का और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवानुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। आज जब आधुनिक भाषा में लिखी गई कविताएं साहित्य जगत में अपनी प्रसिद्धि को पा रही हैं, एक चुनौती दे रही हैं, ऐसे में इन देशज शब्दों से युक्त इस कविता को हिंदी साहित्य जगह में जगह मिलने के लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और उस चुनौती पर ये कविता खड़ी उतरती है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। चित्रात्मकता इस कविता की का सौंदर्य है, जिसको हम इस कविता के अंतर्गत रचे बसे इन पंक्तियों में जानेंगे। आइए कविता की व्याख्या जानते हैं। वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। कवि की बहन दा बताया करती थी कि वसंत का आगमन कैसे होता है और वसंत के आगमन पर क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और आज कवि वसंत के आगमन पर उस सुनी हुई बातों को वसंत के इस आगमन पर महसूस कर रहा है, अनुभूति कर रहा है। और जैसे उसकी बहन दा बताया करती थी कि वसंत के आगमन पर अशोक के पेड़ पर बैठी चिड़िया कूकने लगती है, आज कवि उसे अनुभूति करता है। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते। जब वो सड़क के किनारे चलता है तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से जो पके हुए पीले पत्ते, पियराए पत्ते गिरते हैं, वो सूखे पत्ते जब पैरों के नीचे आते हैं तो चुरमुराने की आवाज आती है और ऐसे पता चलता है कि वसंत का आगमन हो रहा है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। और सुबह की जो हवा है, उस हवा में ऐसी ठंडक होती है जैसे मानो कोई युवती सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहा कर आई हो। तो ठंडापन और गर्माहट जो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, वही ठंडापन और गर्माहट उस समय में चलती बयारों में महसूस की जा सकती है, उन चलती हवाओं में अनुभूति की जा सकती है। और ऐसी खिली हुई हवा, ठंडक लिए हुए, थोड़ी सी गर्माहट लिए हुए हवा आती है और फिरकी सी आती है, यानी आती है और तुरंत ही चली जाती है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया।
एक आम दिनों की तरह वो दिन था जिस दिन कवि ने ये जाना फुटपाथ पर चलते हुए कि वसंत का आगमन हो चुका है। और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने को होवेगी पंचमी। व्यंग्यात्मक तरीके से कवि कहता है कि वसंत का आगमन प्राकृतिक परिवर्तनों से कम अपितु कैलेंडर से पहले से मालूम था कि इस दिन इस वार को मदन महीने के दिन पंचमी होगी। और पंचमी होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या था कि दफ्तर में छुट्टी थी। यह था प्रमाण कि वसंत पंचमी को दफ्तरों में छुट्टी होती है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये विडंबना कह लीजिए या कवि व्यंग्यात्मक रूप में कह रहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच जो टूटता रिश्ता है, जिसके कारण मनुष्य प्राकृतिक परिवर्तनों से नहीं अपितु कैलेंडर से ये जान पाता है कि वसंत पंचमी का आगमन हो गया है। और प्रमाण ये नहीं कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा, प्रमाण ये है कि दफ्तर की छुट्टी है वसंत पंचमी को। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। और कवि ने कविताओं में पढ़ा था कि वसंत के आगमन पर पलाश के पीले लाल फूल चारों तरफ जंगलों में खिल जाएंगे और वो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा मानो जंगल में कहीं आग लगी हो। आम बौर आवेंगे, आम के पेड़ों पर छोटे छोटे बौर आ जाएंगे। रस रंग गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी। चारों तरफ वसंत के आगमन से पेड़ों पर जो फल फूल से पेड़ लद जाएंगे, उन लदे हुए फल फूलों से और गंध से भरे हुए उस पेड़ों के यश जो है वो यश दूर दूर तक फैलेगा। और इस तरह जो नंदन वन है, सुंदर वन है, वो यशस्वी होंगे। वो दूर दूर तक अपने यश को फैला सकेंगे कि वसंत के आगमन से प्राकृतिक परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं। मधुमस्त पिक और भंवरे आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। वसंत के आगमन से न सिर्फ मनुष्यों में अपितु भंवरों में, जीव जंतुओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। और इसी तरह जो भंवरे हैं वो मस्त होकर अपना कृतित्व दिखाएंगे। कोयल अपनी मधुर गान से लोगों को लुभाएगी। और इस तरह वसंत का आगमन सचमुच प्राकृतिक परिवर्तनों की तरफ इशारा करेगा। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि के लिए ये बहुत ही सोचनीय विषय है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आम दिनों की तरह वो दिन था, आम दिनों की तरह ही बहुत नगण्य, बहुत तुच्छ दिन था, बहुत साधारण दिन था, जिस दिन कवि ने ये जाना कि वसंत का आगमन हो गया है। वसंत जो ऋतुओं का राजा है और उस वसंत को प्रमुखता मिलनी चाहिए। प्राकृतिक परिवर्तनों से लोगों को जानकारी हासिल होनी चाहिए। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से लोगों को ये समझना चाहिए कि ऋतुओं का राजा वसंत का आगमन हो गया है। लेकिन कैलेंडर से जानना, दफ्तर की छुट्टी से जानना, मनुष्य और प्रकृति के बीच हो रहे दूरी से यह कवि को चिंता होती है। और प्रकृति के प्रति वह अपनी इस सोच को इस कविता के जरिए प्रस्तुत करता है। आज के इस अंक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि कविता की व्याख्या आप सभी को समझ आई होगी और इस व्याख्या से आप सभी लाभान्वित होंगे। अगले अंक में अगली कविता के साथ मैं खुशबू श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।